हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और डे बिफोर यस्टरडे हमने एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में रिसेशन आया तो क्या होगा। लेकिन साथ में एक क्वेश्चन वहां पर साफ साफ हमारे सामने नजर आता था कि इंडिया में रिसेशन आएगा भी या नहीं आएगा। तो यहाँ पर आज की जो वीडियो है वो इसी बात को लेकर है कि इंडिया में रिसेशन आएगा भी या नहीं आएगा, और अगर आया तो उसका क्या इंपैक्ट है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं डे बिफोर यस्टरडे, आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो आज के इस पॉइंट को कवर करने के लिए सबसे पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि रिसेशन है क्या, रिसेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ड्यूरिंग ए रिसेशन इकोनॉमी स्ट्रगल्स, पीपल लूज वर्क, companies make fewer sales and countries overall economic output declines। यानी कि जो जीडीपी है वो जीडीपी इंक्रीज होने के बदले यहां पर कम हो जाती है, यानी कि पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ने के बदले वो कम हो जाती है। ऑन एन एवरेज लोगों की इनकम, सभी जितने भी इंडियंस हैं या कंट्री के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी इनकम ऑन एन एवरेज इंक्रीज होने के बदले कम हो जाती है, उसको कहते हैं। अब यहां पर एक बार ये ध्यान में देखते हैं कि इंडिया की जीडीपी कितनी है वर्ल्ड के कंपैरिजन में, और पर कैपिटा इनकम कितनी है वर्ल्ड के कंपैरिजन में। तो इंडिया आज की डेट में ये नॉमिनल जीडीपी है। ये दो तरीके से जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, नॉमिनल एंड पीपीपी। इसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिस्ट चीजों को देखते हैं ओवरऑल वो नॉमिनल देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखना चाहिए तो पीपीपी मॉडल पर देखना चाहिए, जिसको परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। लेकिन अगर नॉमिनल में भी देखा जाए तो नॉमिनल में देखते हुए इंडिया की जो रैंकिंग है वो 5th है, यानी कि इंडिया नॉमिनल जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉमिनल वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। लेकिन जो गैप है वो काफी बड़े गैप हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमी है दैट इज 19 ट्रिलियन डॉलर्स, चाइना की है 12 ट्रिलियन डॉलर, जापान की है 4.8, जर्मनी की 3.6 एंड इंडिया की है 2.6। तो ये एक अच्छा बड़ा ऊपर की तरफ गैप है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में धीरे धीरे इंडिया बाकी कंट्रीज को छोड़ते हुए, आगे निकलते हुए 5th नंबर पर पहुंच गए। अब यहां पर एक जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है ओवरऑल, और ये 2017 के जीडीपी के नंबर्स हैं, उसके बाद भी बढ़े हैं। अगर हम इसी फिगर को यहां चेक करने के बदले और विकिपीडिया पर शायद चेक करें तो हमें और अच्छे से नंबर्स नजर आ जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि इंडिया की जीडीपी अभी हाल फिलहाल में कितनी है। तो यहां हम चेक कर लेते हैं नॉमिनल, और इसको हम विकिपीडिया पर चेक कर लेते हैं। तो आज की डेट में जो अपनी जीडीपी है आईएमएफ के अकॉर्डिंग दैट इज 3.5 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से ये 2020 का है और ये 2020 का है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम अभी की बात करने लगे 2022 के जो नंबर्स हैं ये एस्टिमेटेड हैं, यानी कि 2022 अभी चल रहा है तो उसके बेस पर 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। जर्मनी हमसे ऊपर है 4.2, जापान 4.9 एंड चाइना 19.9 एंड यूनाइटेड स्टेट्स 25.36। तो ये अपडेटेड नंबर्स हैं, जो पहले वाले नंबर्स थे वो 2017 के थे, दोज वर द ओल्ड नंबर्स। तो आज की डेट में भी ये अच्छा खासा गैप है, लेकिन नीचे से हम ऊपर की तरफ लगातार आए हैं। अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी के जो नंबर्स हैं वो इंडिया के उतने अच्छे नहीं हैं। इंडिया के पर कैपिटा जीडीपी नंबर्स अच्छे नहीं हैं। अगर हम यहां पर एक बार सर्च करें पर कैपिटा जीडीपी कंट्री वाइज, तो ये फिगर निकल कर आ जाएंगी हमारी, और हम यहां पर सर्च कर पाएंगे पर कैपिटा जीडीपी। ये कंट्री लिस्ट ऑफ कंट्रीज जीडीपी पर कैपिटा, नॉमिनल पर कैपिटा यहां पर है। और अगर हम यहां पर सर्च करने लगे तो इंडिया का जो नंबर है वो काफी नीचे निकल कर आएगा। अगर हम यहां पर यूनाइटेड नेशंस आईएमएफ की बात करने लगे और इसको एस्टिमेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करने लगे, सबसे ज्यादा किसकी है? लग्जमबर्ग की है, आयरलैंड, देन नॉर्वे, देन कतार, देन स्विट्जरलैंड। और अगर इंडिया को यहां पर सर्च करने लगे देन वी आर एट 140 नंबर, यानी कि ऑन एन एवरेज जो किसी भी कंट्री के सिटीजन्स हैं, 139 कंट्रीज के सिटीजन्स ऑन एन एवरेज इंडियन से ज्यादा रिच हैं। और इंडिया से ज्यादा रिच की जो कैटेगरी है वो कितने हैं? यहां पर अगर हम बात करने लगे तो $2500 पर कैपिटा इनकम है इंडिया की ऑन एन एवरेज, एवरी इंडियन की। और हमसे ऊपर कितने हैं? श्रीलंका की भी हमसे काफी ज्यादा है 3600, और उसके बाद में इजिप्ट की 4000, और मंगोलिया 5200, उसके ऊपर कोलंबिया 6800, इराक 7000, ब्राजील
8,500 और उसके ऊपर मीन्स हम जितना ज्यादा ऊपर चल, इवन रशिया इज $12,000, चाइना इज $14,000 एंड इंडिया इज $2,500। तो यहां से ओवरऑल जीडीपी के जो ऊपर जाने का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है। और अमेरिका इज ऑलमोस्ट $70,000। अगर हम अमेरिका की बात करने लगे, यहां पर यूनाइटेड स्टेट इज $76,000। एवरेज अमेरिकन इज ऑलमोस्ट 30 टाइम्स रिचर देन इंडियंस, 30 गुना ज्यादा रिच हैं एवरेज अमेरिकन इंडियन से। तो यहां से जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। इस बात से सिर्फ यही आइडिया लगता है कि यहां से बहुत ज्यादा स्कोप है। उसके बाद में हम एक बार ये देखते हैं कि क्या मेन रीजंस होते हैं। तो यहां जब इस बात को सर्च करते हैं, व्हाट कुड बी द मेन कॉजेज ऑफ रिसेशन। रिसेशन कैन बी कॉज्ड बाय एन ओवरहीटेड इकोनॉमी, जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए सप्लाई से एंड फाइनली इवेंचुअली डिमांड को कम होना पड़े अब जितनी सप्लाई है उसके हिसाब से नीचे आने पर। तो इस तरह की सिचुएशन अभी इंडिया में कहीं भी नजर नहीं आती, किसी भी केस में नजर नहीं आती। जितनी भी यहां पर बढ़ती हुई डिमांड है उसके लिए सपोर्ट करने के लिए यहां पर सप्लाई को लगातार ध्यान में रखा जा रहा है। आप इस बात को देख भी सकते हो कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका पूरा ख्याल है। और यहां आज की डेट में काफी लोग एक्चुअल में अपोज करते हैं, अंबानी, अदानी और टाटाज को थोड़ा सा प्यार करते हैं। तो ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, जो बाहर से जो चीजें हम इंपोर्ट करते थे उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में चीजें मैन्युफैक्चर होंगी, चाहे वो कोई भी ग्रुप ऑफ बिजनेस करे, यहां पर इंडिया के लिए वो अच्छा होगा। तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है आज की डेट में कि यहां पर ओवरहीटेड इकोनॉमी है। ओवरहीटेड कहां से है? पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडियंस इज ओनली $2,500, जबकि चाइना की ये ऑलमोस्ट 12,000, 13,000, 14,000 के आसपास है। मैं यहां पर वापस से देख लेता हूं इस चीज को, जो ये नंबर था पर कैपिटा, और यहां पर हम चाइना को एक बार सर्च करते हैं। चाइना की $14,000 है। तो ओवरहीटेड कहीं से भी है ही नहीं, ये चीज है ही नहीं। उसके बाद में एक बात करते हैं कि यूएस में इकोनॉमिक रिसेशन की जो बात हो रही है, अनकंफर्टेबली हाई, व्हाट इकोनॉमिस्ट से अबाउट द चांसेस ऑफ रिसेशन। तो कोई कुछ बात कह रहा है, कोई कुछ बात कह रहा है। ओवरऑल अगर हम इस पूरी न्यूज को पढ़ने लगे तो एक ही बात पता चलती है कि ऐसा कुछ खास फिक्स नहीं है और ऐसा फिक्स हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये बातें बहुत टाइम से चल रही हैं और 30-40% चांसेस हैं। जैसे यहां पर लिखा, जेपी मॉर्गन चेस ने इकोनॉमिस्ट एट लार्जेस्ट बैंक इन यूनाइटेड स्टेट लेड बाय चीफ इकोनॉमिस्ट ब्रूस कैसमैन have raised their expected probability of recession in next 12 months to an uncomfortably high 35%। अब ये 35% अनएक्सपेक्टेडली हाई मींस इस चीज को परसेंटेज में कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं, और अगर परसेंटेज में किया भी तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में कितनी परसेंटेज है। और ये कौन से लोग कह रहे हैं? ये जो अमेरिका के लार्जेस्ट बैंक हैं उनमें चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 35% चांसेस हैं। ये 90% चांसेस नहीं है, 95% चांसेस नहीं है। और दूसरा ये अमेरिका में रिसेशन की बात है, चाइना में बहुत ज्यादा डेट पाइलअप हो रहा है तो वहां पर रिसेशन की बात है, ये इंडिया में रिसेशन की बात नहीं है। अब इसका इंपैक्ट इंडिया में कितना आ सकता है, एक बार इस बात को भी यहां पर चेक कर लेते हैं। तो नोमुरा जो एक बहुत बड़ी फर्म है, उन्होंने लिखा है, नोमुरा हैज फोरकास्ट इंडियाज जीडीपी टू ग्रो एट 7.2% इन 2022, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में, बिफोर मॉडरेटिंग टू 5.4% इन 2023। तो यहां पर 2022 में 7.2% है और इस चीज को इन्होंने मॉडरेट किया। मॉडरेट मींस थोड़ा सा ठीक किया। 2023 में इनकी एक्सपेक्टेशन है कि 5.4% इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी। लेकिन एक नोट में, रिसर्च नोट में इन्होंने लिखा, दैट रिसर्च फर्म हैज सेड द प्रोलॉन्ग्ड माइल्ड रिसेशन इन यूएस। तो यहां पर एक माइल्ड रिसेशन, बहुत ज्यादा हाई रिसेशन नहीं, एक माइल्ड रिसेशन लेकिन लंबे टाइम तक चलता हुआ, प्रोलॉन्ग्ड इन द यूएस कैन लीड टू स्लो डाउन इन इंडिया। तो यहां पर एक स्लो डाउन इंडिया में ला सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर रिसेशन आ जाएगा। और वो स्लो डाउन क्या है? वो स्लो डाउन सिर्फ इतना ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम इसको डिटेल में अंदर जाकर रीड करने लगे, मैं एक बार इसको रीड करके भी आपको बताता हूं कि उनका इसमें कहना क्या है। 5.4% के आसपास इंडियन जीडीपी
जीडीपी आ सकती है कम होकर, और उसके बाद इन्होंने इसको रिवाइज भी किया, और रिवाइज करने के बाद में इन्होंने शायद 4.3% के आसपास इसको मॉडरेट किया है। अब ये फिगर्स कुछ ऐसी फिगर्स नहीं है जिसको लेकर यहां पर चिंता की कुछ भी बात हो, यानी कि 7.2% ग्रो करने के बदले नाउ इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू नोमुरा विल बी ग्रोइंग एट ए पेस ऑफ 5.4%। तो रिसेशन किसे कहते हैं? रिसेशन कहते हैं इकोनॉमी के कम होने को, जीडीपी के कम होने को। यहां पर जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, जीडीपी कम नहीं हो रही है। यहां पर इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जीडीपी नहीं कम हो रही है। जीडीपी की जो रफ्तार थी बढ़ने की वो 7.2% से कम होकर शायद नेक्स्ट ईयर में 5.4% रह जाए, और ये भी कब है? शायद जब अमेरिका में रिसेशन आ जाए। और अमेरिका में रिसेशन आने के चांसेस कितने हैं? वहां के चीफ इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग 35% चांसेस हैं, उससे ज्यादा चांसेस नहीं है। और अगर आ भी गया तो भी यहां की जीडीपी 7% पर ग्रो करने के बदले 5% पर ग्रो होगी। यानी कि जो अगर आज की डेट में इंडियन जीडीपी 100 पॉइंट्स की है तो वो 107 पॉइंट्स के होने के बदले नेक्स्ट ईयर 105 पॉइंट्स की हो जाएगी। तो रिसेशन कहां है? यहां तो ग्रोथ है। यहां पर जो ग्रोथ रेट है उसमें कमी की बात है, यहां रिसेशन की इंडिया में बात नहीं है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। और इंडिया में और फर्दर कौन कौन से रीजंस हैं कि यहां पर रिसेशन नहीं आ सकता, एक बार वर्किंग वुमेन पॉपुलेशन को जरूर देख लेते हैं, क्योंकि इस बात को मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी बताता हूं कि इंडिया में जो एक बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है नेक्स्ट 20-30 इयर्स में, वो आने वाली है कि इंडिया में जो फीमेल वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी। क्योंकि आज की डेट में कोई भी माँ, कोई भी बाप, मीन्स पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी एक होम मेकर बने। हर कोई यही चाहता है कि वो भी कमाए और अपने पैरों पर खड़ी हो। और आज की डेट में उस चीज को लेकर समाज सपोर्ट भी करता है, और जो टेक्नोलॉजीज हैं वो भी सपोर्ट करती हैं। इवन वर्क फ्रॉम होम अपने आप में एक सुपर चीज है, और टेक्नोलॉजी मींस आईटी वर्क कैन बी डन ऑफ शोर तरीके से, तो वहां भी ये चीजें सपोर्ट करती हैं। तो यहां अगर हम देखें हाई इनकम कंट्रीज में परसेंटेज फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इन लेबर फोर्स इन परसेंटेज 53%, लो इनकम कंट्रीज ऑन एन एवरेज 58%, मिडिल इनकम countries 45%, European countries 51%, least developed means कम developed countries 56%, world average 47%। तो almost 40% 45% से 55% के बीच में ये परसेंटेज वेरी करती है। लेकिन इंडिया की सिर्फ 21% फीमेल पॉपुलेशन इज वर्किंग। तो ये नंबर कितना है? ये नंबर इवन अफगानिस्तान से कम है, सोमालिया से कम है, पाकिस्तान से कम है, और किससे ज्यादा है? सिर्फ और सिर्फ कुछ कंट्रीज से ज्यादा है। अरब जैसे 20, 21, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 20 एंड 21 एंड पाकिस्तान 22? यानी कि कुछ भी डिफरेंस ही नहीं है। यहां से जो ये ग्रोथ है, ये जो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं निकल कर आएगी, ये इंडिया को न्यू हाई पर अपने आप से लेकर जाएगी। वी विल बी द लार्जेस्ट यंग वर्किंग पॉपुलेशन वाली कंट्री इन द वर्ल्ड इन नेक्स्ट 25 मींस 10 इयर्स टू 30 इयर्स। और ये जो टाइम पीरियड है ना, अगले 20-30 साल हैं, ये इंडिया के सबसे अच्छे टाइम होने वाले हैं। और इस पीरियड में जो पर कैपिटा इनकम हमने $2500 देखी है ना, शायद ये $25,000 पहुंच जाए। इस चीज में कोई मुझे डाउट नजर नहीं आता। वी विल बी ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। और ग्रोथ के चांसेस कितने हैं? एक बार यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर कैपिटा मींस ऑन एन एवरेज पर सिटीजन इलेक्ट्रिसिटी की इंडिया में कंजम्पशन कितनी है इन कंपैरिजन ऑफ वर्ल्ड? तो इंडिया में कितनी है? 972 किलोवाट पर आवर, यानी कि 972 नंबर है। जबकि अमेरिका में कितना है? अमेरिका में दिस इज 12,000, एंड सऊदी अरेबिया में 10,000, साउथ कोरिया में 10,000, ऑस्ट्रेलिया 9,800, और अगर हम चाइना की भी बात करने लगे तो 5,297, यानी कि चाइना में भी इंडिया से 5.5 टाइम्स है। तो ये जो ग्रोथ है पर कैपिटा पावर कंजम्पशन एक्चुअली अपने आप में बहुत कुछ यहां पर एक्सप्लेन करती है। इसमें रेफ्रिजरेटर्स भी आते हैं, इसमें एसीज भी आते हैं, इसमें स्कूल्स भी आते हैं, कॉलेज भी आते हैं, रेस्टोरेंट्स भी आते हैं, यहां पर होटल्स भी आते हैं, रिजॉर्ट्स भी आते हैं, फैक्ट्रीज भी आती हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी आते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स भी आती हैं, पार्क्स भी आते हैं, इसमें सब कुछ आता है। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बड़ा होगा उतना ज्यादा पावर का कंजम्पशन होगा। और इसी चीज से पता चलता है कि इंडिया के पास कितना स्कोप है
यहां से बढ़ने का। और एक और जैसे मैं आपको एक छोटा सा नंबर दिखाता हूं कि पर कैपिटा इंडियंस, ये पीपीपी मॉडल के हिसाब से है, अगर पीपीपी मॉडल से इसको हम नॉमिनल मॉडल में चले जाएं तो नंबर और ज्यादा बेकार निकल कर आएंगे कि पर कैपिटा मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर इंडिया कितना स्पेंड करता है। अमेरिका में ये नंबर कितना है? अमेरिका में ये नंबर $10,000 है। और इंडिया में ये कितना नंबर है? इंडिया में ये नंबर $275 है। और इंडिया से ऊपर कितनी कंट्रीज हैं? भूटान हमसे ज्यादा स्पेंड करता है, फिलीपींस हमसे ज्यादा स्पेंड करता है, मोरक्को, उज्बेकिस्तान और गुयाना और जमाइका, इजिप्ट, यूक्रेन और मीन्स छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज भी, इवन चाइना 935, फोर टाइम्स देन इंडिया। तो ये सारे नंबर्स बहुत ज्यादा ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हैं। एक और नंबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, नंबर ऑफ कार्स पर नंबर ऑफ कार्स 1000 पर 1000 पीपल इन इंडिया वर्सेस यूएस। तो यहां पर एक ये नंबर निकल कर आएगा, इंडिया में पर 1000 पीपल ओनली 22 कार्स हैं, जबकि अमेरिका में ये नंबर 980 है, यूके में ये नंबर 850 है। तो यहां से जो आगे का ग्रोथ है ये जल्दी से खत्म होने नहीं वाला है। तो जितना मर्जी शोर मचा ले दुनिया कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, उस रिसेशन का इंडिया में जो इंपैक्ट होगा वो सिर्फ इतना होगा कि 7% जीडीपी ग्रोथ, यहां ग्रोथ को इंपॉर्टेंस देना, जो ग्रोथ 7% है वो 7% होने के बदले शायद 5% रह जाएगी। इसको ऐसे ही मानकर चलो कि अगर रिसेशन आ गया और 20% सैलरी हाइक होने की बात थी, तो 20% हाइक होने के बदले वो शायद 15% की हाइक होगी, यहां से 15% इंक्रीज होगी। अगर किसी 10% सैलरी हाइक होनी थी तो 10% हाइक होने के बदले वो 7% हाइक होगी। यहां नौकरी छूटने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यहां पर नौकरी का कम होने का, सैलरी के कम होने का तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। यहां सिर्फ इतना है कि हम 10 पॉइंट्स बढ़ते, 10 पॉइंट्स बढ़ने के बदले 7 पॉइंट्स बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे। सो बेफिक्र होकर यहां पर इंडियन इकोनॉमी पे विश्वास करके हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच से, एक सोचे समझे तरीके से इन्वेस्ट करने की जरूरत है गिरे हुए प्राइस पर अच्छी कंपनीज में, एक अपने स्ट्रेटेजिकली एक समझे हुए तरीके से, अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से। यहां पर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और सीखते रहने की जरूरत है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, लाइक कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।